आज एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? हम इस चैप्टर में ऐसे माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंसानों के लिए, उनके कामों के लिए क्या है, हेल्पफुल है। हमारी डे टू डे लाइफ के कुछ कामों के लिए जो माइक्रोब हमें यूज हो रहे हैं, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ ये माइक्रोब्स यूज हो सकते हैं ह्यूमन के लिए? जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर के कुछ काम होते हैं, वो क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर घर की कुछ चीजें, बनाने वाली चीजें जैसे ब्रेड हो गई, कर्ड हो गई, इन चीजों में यूज होता है माइक्रोब। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज होता है माइक्रोब्स। सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज होता है माइक्रोब्स। एंड बायोगैस को बनाने के लिए यूज होता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। शॉर्ट में इसके नोट्स लिखते चलेंगे, डिटेल नोट आप अपने आप खुद से बना देना। देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो भाई, माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से खुद से देख सकते हैं? नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नहीं देख सकते, किससे? अपनी नेकेड आई से। मतलब ऐसे मैं माइक्रोब्स को नहीं देख सकती, उनको देखने के लिए मैं किसका यूज करूंगी? माइक्रोस्कोप का। द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन ह्यूमन बॉडी बट अराउंड इन सॉइल, वाटर, एयर। मतलब ये सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, आसपास हवा में, पानी में, सामान के ऊपर, हर चीज में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रोब्स ऐसा नहीं कि हमारे जैसे सिर्फ जहां पर फेवरेबल कंडीशन है वहां ग्रो करते हैं, नहीं। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमको मिलते हैं, जैसे कि जमीन में बहुत अंदर ढेर सारी लेयर्स के नीचे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कोई ऐसा पानी जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होती है, जो बहुत खोलता, बहुत बॉइलिंग वाटर, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं और वहां भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये लिखा है, देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक सॉइल buried below many layers of snow। अब कोई बर्फ है, उसके नीचे नीचे बहुत लेयर्स के अंदर भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। अब कुछ ऐसी जगह डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब समुद्र में बहुत नीचे जहां और कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां कौन प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रोब्स। जहां टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री पहुंच रहा है, मतलब ये इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, वहां भी प्रेजेंट रहते हैं। One can observe them। अब हम इसको किसके थ्रू देख सकते हैं? थ्रू माइक्रोस्कोप। इसीलिए इनका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या समझ में क्यों हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कह रहे हैं? As they need magnified over many fold या times to become visible। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको देखने के लिए हमें बहुत बार मैग्निफिकेशन, मेनी टाइम्स मैग्निफाई करना पड़ता है, तब जाके ये हमको विजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताई बैक्टीरिया का, जिसको 1000 टाइम्स मैग्नीफाई किया तो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फंगाई का इस तरीके से दिख रहा है। प्रोटोजोआ, प्रायंस, वायरस, ये सबको जब कितने टाइम दिखी? तो 1000 टाइम किया, ये 1 लाख टाइम मैग्नीफाइड किया, तब जाके वायरस दिखे। तो मतलब वायरस तो बैक्टीरिया से काफी छोटे होते हैं। समझ में आया? चलिए, अब एक एग्जाम्पल दिया है वायरसेस का, जिसके नाम आपको याद कर लेना है। एडिनो वायरस, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस। तो किसको इन्फेक्ट करता है? क्या करता है बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करता है ग्रो करने के लिए, है ना? और कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा और कितनी बार नहीं बताओगे? एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस इंक्लूड एडिनो वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। टीएमवी नाम आए तो समझ जाना ये वायरस की बात हो रही है। एंड बैक्टीरियोफेज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
वायरसेस के इनके नाम लिख लो। चले आगे, चलो कुछ वायरसेस के नाम बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल, एडिनो, टीएमवी का फुल फॉर्म, ठीक है। क्या वायरसेस से नाम याद रहेंगे इनके? चलिए, दो माइक्रोब्स आर टू स्मॉल, इनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं, पर हम इनको ग्रो कर सकते हैं। कैन नॉट सी डायरेक्टली, बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। एक न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर हम इनकी ग्रोथ करा सकते हैं, पर नेकेड आई से इन माइक्रोब्स को देख नहीं सकते हैं। तो अब न्यूट्रिटिव मीडिया क्या होती है? देखिए, न्यूट्रिटिव मीडिया किसकी बनी होती है? एक न्यूट्रिटिव मीडिया इस तरीके की है, इसमें क्या क्या रहता है? वाटर, अगार, अगार क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉल्ट, शुगर, विटामिन एंड अमाइनो एसिड्स। ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक माइक्रोब की ग्रोथ के लिए जरूरी है, सपोर्ट करता है। इस वजह से ये माइक्रोब्स उस पेट्री डिश पे, उस न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो हो जाता है। समझ में आया? न्यूट्रिटिव मीडिया क्या होती है? माइक्रोब्स को हम देख नहीं सकते, पर इनको ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया पे, ठीक है। चलिए, तो एक अगर अगार के ऊपर क्वेश्चन है तो बता दोगे ना, ये क्या होता है? एक सॉलिडिफाइंग एजेंट। हो गया? हो गया ना? अब देखिए, इन्होंने दिखाया एक पेट्री डिश विद न्यूट्रिटिव मीडिया, मतलब ये पेट्री डिश, ये जो कंटेनर इसको बोल रहा है, और इसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडिया। न्यूट्रिटिव मीडिया में हमें क्या क्या मिलेगा? वाटर, ठीक है। चलिए, माइक्रोब्स मल्टीप्लाई रैपिडली ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया एंड फॉर्म डेंस ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉलोनीज। अब इस न्यूट्रिटिव मीडिया पे ये माइक्रोब्स तेजी से ग्रो होते हैं, एक 10 का 20 से बहुत सारे, और अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? न्यूट्रिटिव मीडिया पे, इस पेट्री डिश की न्यूट्रिटिव मीडिया पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। These colonies are visible to naked eye। अब जब बहुत सारे माइक्रोब्स एक साथ एक कॉलोनी बना लेंगे तो वो हम देख सकते हैं, उनको नहीं देख सकते, पर उनके द्वारा बनाई गई कॉलोनी को देख सकते हैं। मतलब समझ में आता है यहाँ कुछ है ना? कभी आपने देखा अपने घर में कोई कपड़ा ऐसे भीगा रख दिया तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट मोल्ड लग जाती है, वो क्या है? जब उनको न्यूट्रिटिव मीडिया मिली और मॉइस्चर मिला तो वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो हम इन्हें देख सकते हैं, पर अगर एक प्रेजेंट हो तो नहीं देख पाते, ठीक है। Cells of fungi multiply rapidly and form dense group of mycelium called colonies, ठीक है। Upon microscopic observation, the hyphae and spores of fungi can be seen। जब कोई भी, जैसे किसी भी जगह पे फंगाई की कॉलोनी बन गई है, माइसिलिनेटेड कॉलोनी बन गई है, जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको इसका हाइफी और इनके स्पोर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये स्लाइड? कुछ डाउट है इसमें? तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। और अगर हमें नेकेड आई से देखना है तो उनको क्या कराना पड़ेगा? कॉलोनी में ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है। चले, देखा इस टाइप का आपने देखा होगा कहीं आपके घर में, ऐप पर आपने कट करके छोड़ दिया, एक आध हफ्ते आप उसे देखा नहीं तो इस व्हाइट कलर का उसके ऊपर क्या ग्रो हो जाती है? कॉलोनीज। चलिए, अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, बैक्टीरियल कॉलोनी ऑल्सो ग्रो एंड अपीयर स्मॉल एंड राउंडेड। अब बैक्टीरिया, अभी फंगाई की कॉलोनी की बात कर ली, अब बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसी रहती है जब ग्रो होती है? तो ये दो तरीके की हो सकती है, या तो इस तरीके से स्पेरिकल या इस तरीके से रॉड शेप। तो स्पेरिकल मतलब कोकाई बैक्टीरिया एंड रॉड शेप मतलब बैसिलाई, ठीक है।
चले, हो गया। अब हम बात करेंगे किस तरीके से ये माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड की चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना जाएगा, हेडिंग डालिए कर्ड, कर्ड फॉर्मेशन। ये कर्ड में ये माइक्रोब्स का क्या रोल है, हेडिंग डालो कर्ड। कर्ड में क्या प्रेजेंट है, कर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो लिखिए कर्ड के अंदर क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब जो ये बैक्टीरिया जो कर्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये कौन कौन से हो सकते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गीरिकस। ठीक है, तो लैब कौन कौन से हो सकते हैं, ये तीनों आते हैं अंडर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो लैब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन कौन से हो सकते हैं, नाम बताओ जल्दी से, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ठीक है, याद रखें ये तीनों नाम, ये तीनों ही लैब के अंडर आते हैं। चलिए, अब देखिए लैब जो है, जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दे आर यूनिक, ये बड़े अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि थ्राइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट, मतलब ये ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जिसमें एसिडिक नेचर वाले एनवायरनमेंट, जैसे कर्ड कैसी होती है, हल्की सी, है ना। तो लैब जो है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसी जगह पे ग्रो करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो लिखिए लैब ग्रो या फिर थ्राइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। अब क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो बाकी बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं हो सकते। तो बाकी बैक्टीरिया जो है ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होते, ये वहां पर सरवाइव करते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कर्ड, इनके अंदर भी दूसरे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। समझ में आया, क्योंकि ये खुद ही एक एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, वो एनवायरनमेंट एसिडिक है, तो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में भी अदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। इन एनारोबिक कंडीशन they perform lactic acid fermentation for energy production, very important। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये जब एनारोबिक कंडीशन रहती है, मतलब ऑक्सीजन, हाँ, एनारोबिक कंडीशन में ये लैक्टिक एसिड को फर्मेंट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। ये पॉइंट लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये कर्ड बन, लिख लिया ये। अब बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन की, कर्ड बनती कैसे। आप सबने घर में देखा ही होगा कभी ना कभी अपनी मदर को या किसी और को बनाते हुए, पर आज हम इसे साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है जो ये कर्ड फॉर्म होती है। कर्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले
पहले आपने देखा जब भी कर्ड बनानी रहती है तो अपनी मम्मी लोग जो रहती हैं हल्का सा उस दूध को गर्म करती हैं, ऐसे ठंडा दूध में नहीं बनती। तो सबसे पहले एक वार्म मिल्क को, खौलता हुआ नहीं, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है, हल्का सा गर्म और हल्का नॉर्मल, ऐसे ना तो वो ठंडा रहे ना तो वो एकदम हॉट रहे। ऐसे मिल्क को एक क्लीन कंटेनर में डालेंगे, लिखिए। अब वार्म टेम्परेचर क्या करता है, ये वार्म टेम्परेचर दिस हेल्प्स बैक्टीरिया टू ग्रो। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को ग्रो होने में, ठीक है। और क्लीन कंटेनर प्रिवेंट अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब हमको और कोई बैक्टीरिया तो चाहिए नहीं, तो एक क्लीन कंटेनर ये मेक श्योर करता है कि दूसरे किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। अब हमारा जो मिल्क रहता है, मिल्क में क्या क्या रहता है बताइए। मिल्क की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, मिल्क इज मिक्सचर ऑफ, मिल्क में क्या क्या रहता है, मिल्क इज मिक्सचर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। मिल्क में फैट रहता है, फैट ग्लोब्यूल्स, एज ए मिसलस, एक प्रोटीन है, फैट प्रोटीन, वे प्रोटीन लैक्टोज, कैल्शियम एटसेट्रा, ये कुछ चीजें हैं जो कि मिल्क में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब मिल्क का मेन प्रोटीन कौन सा होता है, कैसिन मिसेलस, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि मेन प्रोटीन जो मिल्क में प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, मिसेलस, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो प्रेजेंट है हमारे मिल्क के अंदर। अब थर्ड क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे, इस मिल्क में क्या ऐड करेंगे, स्पून ऑफ कर्ड इज एडेड इन मिल्क। अब दूध गर्म करने के बाद मदर क्या करती है, उसमें थोड़ी सी दही डालती है ना, लगभग 1 चम्मच या थोड़ी सी दही डालते हैं हम। अब कर्ड में क्या रहता है, कर्ड में क्या प्रेजेंट रहेगा, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे, है ना। और ये स्टार्ट कर देते हैं, ये कॉज करवा के ऐड करते हैं एज इनओक्यूलेशन, ये कॉज करते हैं इनओक्यूलेशन। इनओक्यूलेशन का मतलब कोई प्रोसेस स्टार्ट करना। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन को इनओक्यूलेशन कराते हैं, स्टार्टिंग करवाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में स्टार्ट कल्चर। ठीक है, चलिए। तो अगर पूछा जाए कर्ड फॉर्मेशन में इनोक्यूलेशन का काम कौन कराता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनमें से किसी बैक्टीरिया का नाम भी लिखा रहेगा तो भी वो ये काम कराता है। चलिए, अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते लिखिए, लैब यूजेस मिल्क शुगर
लैब यूज करता है मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है उसे। और क्या करते लिखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टेक लैक्टोज, इसने ले लिया लैक्टोज को, उसके बाद ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू, दिस विल ब्रेक इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब लिखिए इसमें, इन एनाएरोबिक कंडीशन lactic acid fermentation happen, lactic acid fermentation happens। फिर इसके बाद का पॉइंट लिखिए, फिफ्थ लिखिए, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो और लैक्टोज यूज होगा, फिर से ये प्रोसेस होगा, फिर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, इसको यूज करके ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एनारोबिक कंडीशन में क्या कर रहे हैं, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब लिखिए, लैक्टिक एसिड जो ये बन रहा है, लैक्टिक एसिड डिक्रीजेस पीएच। अब जब मिल्क में लैक्टिक एसिड बनने लगा तो इसकी मिल्क की पीएच कम करने लगे, लैक्टिक एसिड डिक्रीजेस पीएच। मिल्क की पीएच होती है, मिल्क पीएच इज इक्वल टू 6.7, मिल्क की पीएच लगभग कितनी है, लिखो, मिल्क पीएच इज इक्वल टू 6.7, और लगभग ये प्रोसेस स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद देखिए pH falls below 4, pH falls below 4 within 6 hours। ठीक है। अब pH गिरने की वजह से क्या होगा, इसके बाद लिखिए, डिक्रीजिंग pH causes protein denaturation, decreasing pH causes protein denaturation, प्रोटीन डीनेचुरेशन। और इसके वजह से बनता है, लिखिए, अल्टीमेटली इसके वजह से क्या बनता है, लिखिए, कैजिन एंड वे प्रोटीन अनफोल्ड्स, मतलब प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज करके क्या बना लेता है, जो मेन CASEIN, कैसिन एंड वे प्रोटीन। अब क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना, तो लिखिए, डीनेचर्ड प्रोटीन फॉर्म्स नेटवर्क, डीनेचर्ड प्रोटीन फॉर्म्स नेटवर्क, डीनेचर प्रोटीन फॉर्म्स नेटवर्क किस वजह से, लिखो, ड्यू टू 3 रीजन से, 3 में डिवाइड करो, ड्यू टू अब ये जो डीनेचर्ड प्रोटीन है जिसका शेप चेंज हो गया है, ये नेटवर्क क्यों बना रहे हैं, देखिए 3 रीजन से। पहला लिखो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ये लिखा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इन तीनों की वजह से अल्टीमेटली हमको मिल्क में कर्डलिंग या कोआगुलेशन देखने मिलने लगता है।
लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए कैसे बन रहा है, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमने वो मिल्क को वार्म किया, इसके बाद एक क्लीन कंटेनर में डाला, फिर उसके बाद उस मिल्क में क्या डाला, क्या डाला, कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ये क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ इनोकुलेटिंग एजेंट है जो स्टार्ट करा रहे हैं इस प्रोसेस को। और ये मिल्क के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट है इसको ब्रेक कर रहे हैं इनटू ग्लूकोज एंड, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये प्रोसेस होता है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो मैंने आपको रफली ऐसे बता दिया। अब देखिए फिर उसके बाद क्या हो रहा था, lactose sugar is taken up by lab uses lactose and convert it into glucose and galactose undergoes glycolysis to give pyruvate, ठीक है, ये पॉइंट शायद नहीं लिखा है तो लिखो यहाँ पर एक पॉइंट और, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो रहती है इनमें ग्लाइकोलाइसिस होता है और ये बनाते हैं पायरुवेट, ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ग्लाइकोलाइसिस ये लिखा हुआ देखिए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ऐसे एरो बना के लिखती है, ग्लाइकोलाइसिस से बनाते हैं पायरुवेट्स और एनारोबिक कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो कैसे लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना समझ में आया, लैक्टोज से लैब ने कराया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज गैलेक्टोज, फिर ग्लाइकोलाइसिस हुआ बना पायरुवेट, फिर पायरुवेट से बना लैक्टिक, समझ में आया। तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनने में हमारी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, अनएरोबिक कंडीशन। तो ये प्रोसेस समझ में आया पूरा। इसके बाद एनारोबिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया तेजी से डिवाइड करेंगे, अपनी कॉलोनीज बढ़ाएंगे और फिर अल्टीमेटली इसकी पीएच कम होगी, 6.7 से नीचे आएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, दो प्रोटीन बन रहे थे कीसिन एंड वे प्रोटीन, डिक्रीज इन पीएच कॉजेस केसिन प्रोटीन एंड वे प्रोटीन टू स्लो डीनेचर। अब इसके बाद क्या हुआ, द डीनेचर प्रोटीन ये साथ में आ रहे थे इन तीनों प्रोसेस की वजह से, और मिल्क अल्टीमेटली कर्डल हो जा रहा था, थक्के थक्के जैसे उसमें बन के हमारी कर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। चलिए अब कर्ड के बेनिफिट्स क्या है रफली सुन लो। इंक्रीज न्यूट्रिएंट, मतलब जो भी खाना है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दिया, विटामिन B12 ऐड हो गई, इजी टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करना इजी है, इसका पेट खराब रहता है तो दही खाता है ना। प्रोबायोटिक, गट हेल्थ को ये इंप्रूव करता है, प्रोबायोटिक की तरह करता है। सेफ टू कंज्यूम फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, अब कोई इंसान है जिसको दूध पचता नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंट, पर वो कर्ड कई बार ले सकते हैं, उनके लिए सेफ है ये। एनहांसेस टेक्सचर एंड फ्लेवर, ठीक है, समझ में इसके बेनिफिट्स। अब बात करेंगे और कुछ चीजें घर में जैसे इडली डोसा ब्रेड, इन सब के में भी फर्मेंटेशन होता है, तो हेडिंग डालो हेडिंग डालिए इडली डोसा, इसको भी शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे ये माइक्रोब्स की हेल्प से बन रहा है। अब आपने कभी इडली या डोसे का बैटर देखा है, उसके अंदर ऐसे छेद छेद रहते हैं ऐसे बबल्स टाइप का, तो ये क्या होता है लिखिए, द होल्स एंड crispiness of dosa and fullfillness of idli are due to the lactic acid fermentation। अब डोसा, अब ये नहीं लिखना है, बता तो दूं, डोसा खाए उसमें ऐसा रहता है ना छेद 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 छेद, तो ये कह रहे हैं कि ये डोसे में जो होल्स रहते हैं और इडली जो फ्लफी रहती है फूली सी, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ये दोनों का रीजन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
ठीक है, चलो लिखो। अब ये फर्मेंटेशन के टाइम जो गैस बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन मेक्स बैटर सॉफ्ट एंड फ्लफी पोरस, ठीक है। तो ये कौन सी गैस है जो फर्मेंटेशन के टाइम बन रही है, और फर्मेंटेशन कौन करा रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब लिख लो क्या है इस केस में, फर्मेंटेशन इज इक्वल टू anaerobic breakdown of sugar by microbes. Fermentation is equal to anaerobic breakdown of sugar by microbes. अब ये फर्मेंटेशन कॉज कौन करता है, आपको याद रहेगा, कौन कॉज कर रहा है फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। कौन कॉज कर रहा है, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन ब्लैक ग्राम। अब ब्लैक वाली वो दाल देखिए, काली मसूर शायद उसको कहते हैं यार, ब्लैक ग्राम लिखा है भाई, काली दाल जो भी रहती है। द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ब्लैक ग्राम रिलीज लैक्टिक एसिड एंड देयरबाय लीव इन द बैटर। मतलब इस दाल को भी जब आप भिगा के रखते हो रात भर तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और ये भी फ्लफी बैटर फिर बनाता है, वो दही बड़ा बड़ा बनता है शायद उन दालों से, है ना, वो भी कैसा रहता है, फ्लफी। तो ये सब का रीजन क्या, हमें मेन क्या समझना है? हाँ सही बोला। तो ये सब रीजन हमें मेन क्या समझना है इसमें, कि ये सब फ्लफीनेस, पोरिसिटी, सॉफ्टनेस ये हमको किससे मिल रही है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू मिल रही है। और ये क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोड्यूस हो रही है जो इसको ये फ्लफी नेचर दे रही है, ठीक है। 2 मिनट रुकना प्लीज, ये लिख लो आप लोग शॉर्ट में। बताओ। ठीक ठीक क्लास में वो कम सी बात, ठीक। चलो अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कोई भी जो बैटर है जहां ये ग्रो कर रहे हैं इसमें क्या क्या करते हैं, लिखिए लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बैक्टीरिया मेक्स बैटर सार, मतलब एक खट्टापन रहता है ना ऐसे खानों में, मेक्स बैटर सार, SOUR सार। सेकेंड इंप्रूव्स टेक्सचर, ठीक है। तो ज्यादातर ट्रेडिशनल फूड जैसे इडली, डोसा और ये बड़े, ये सब किससे बनते हैं, इसी प्रोसेस से बनते हैं। अब हेडिंग डालो चीज, अब हेडिंग डालिए चीज। चीज क्या है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइक्रो बेस्ड फूड, मतलब ये सबसे पुराना खानों में से है जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनता था। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम which microbes are used. अब अलग अलग टाइप की चीज होती हैं, जैसे लिखिए स्विस चीज, रॉकफोर्ड चीज, अलग अलग टाइप की चीज होती है। अब ये जो अलग अलग टाइप है चीज का, कि किसी के अंदर बड़े बड़े होल्स हैं, कोई ऐसी है, मतलब ये टाइप जो चेंज आ रहे हैं इनके टेक्सचर में, इनके टेस्ट में, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज
जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड है जो कि यूज होता है, जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं बनाने के लिए। और अलग अलग टाइप की जो चीज रहती है, इनका टेक्सचर, इनका फ्लेवर, ये सब डिपेंड करता है कि हम कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो ये और हेडिंग डालो इसके बाद स्विस चीज। स्विस चीज चलिए अब लिखिए स्विस चीज में मल्टीपल बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व। अब जो स्विस चीज रहती है इसको बनाने में मल्टीपल बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं, तो लिखिए मल्टीपल बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व। जैसे नाम लिखो लैक्टोबैसिलस एंड प्रोपिनिबैक्टीरियम शर्मैनी, ये दो नाम लिखिए, लैक्टोबैसिलस एंड प्रोपिनिबैक्टीरियम शर्मैनी। और यही फ्लो चार्ट बना लो, एक काम करो सीधे, लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड को शर्मैनी जो है प्रोपियोनिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर, यही फ्लो चार्ट बना लो बस। अब स्विस चीज पता है कौन सी, आपने टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखा है, उसमें जो चीज आती थी जिसमें बड़े बड़े होल्स रहते थे, वो है हमारी स्विस चीज। अब ये इसमें इतने बड़े होल्स क्यों रहते हैं, क्योंकि इसके बनाने में देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं उस जगह पे क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े होल्स। ठीक है, आपको मेन याद करना है कि इस चीज में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, वो क्या है, लैक्टोबैसिलस एंड प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मैनी। हो गए, अब लिखिए ये ब्लू चीज या रॉकफोर्ट चीज, इसको देखिए आप कैसा, इसके अंदर आपको ब्लू ब्लू ऐसे दिख रहा है, ये फंगस है पर इसे बहुत शौक से लोग खाते हैं। हेडिंग डालिए ब्लू चीज या रॉकफोर्ट चीज, लिख लिया। अब इसमें शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखो, इट इज मेड फ्रॉम शीप्स मिल्क। किससे बनती है, भेड़ के मिल्क से ये चीज बनती है। इट इज मेड फ्रॉम शीप्स मिल्क, और इसमें हम यूज करते हैं फंगस का। वहां हमने दो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, रॉकफोर्ट चीज में या फिर ब्लू चीज में हम क्या यूज करते हैं, लिखिए यूजेस फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, कौन सा फंगस यूज होता है ब्लू चीज से बनाने में, याद रहेगा, एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको ये नाम याद रखना है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। चलिए आगे बेटा लिखिए क्या करते हैं, इसमें पॉइंट्स लिख लो, इस चीज के मेकिंग कैसी होती है। नंबर 1 लिखिए मिल्क इज पैस्चराइज। पैस्चराइज करने से क्या होगा, जो अनवांटेड माइक्रोब्स है वो हट जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो लिखिए मिल्क इज पैस्चराइज, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो किल्स अनवांटेड बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। अब इस मिल्क में डालते हैं लैब प्लस रेनेट, ध्यान दिखाई ये रेनेट एक एंजाइम है। अब इस मिल्क में हमने क्या डाला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड रेनेट के ब्रैकेट में लिख लो एंजाइम होता है विच कोगुलेट मिल्क प्रोटीन। रेनेट क्या, इट इज एन एंजाइम विच कोगुलेट मिल्क प्रोटीन। अब रेनेट क्या करती है, लिखिए रेनेट हाइड्रोलिसिस कैसिन। रेनेट हाइड्रोलिसिस कैसिन, यानी का रेनेट, ये देखिए रेनेट हाइड्रोलिसिस कैसिन प्रोटीन अलाउइंग इट टू फॉर्म अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉइंट लिखो, इसका हाइड्रोलिसिस करती है और एक जेल के जैसे स्ट्रक्चर बनाती है। अब जब जो मिल्क में छोटे छोटे कोगुलेटेड मतलब ऐसे हार्ड मासेस बन गए,
थक के जैसे, है ना, कहीं कहीं पर वो इकट्ठा हो गया और कहीं कहीं पर पानी रहेगा। आप कर्ड में भी देखते हो कि उसमें पानी भी रहता है और ऐसे कोगुलेटेड कर्ड भी रहती है। तो इन्होंने कहा है द सॉलिड मासेस ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन आर कॉल्ड कर्ड। ठीक है, ये जो सॉलिड मासेस है इनको कहा है कर्ड। द लिक्विड इज ड्रेन फ्रॉम द कर्ड, और इस जो लिक्विड बचा है उसको क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। अब इसके बाद पेनिसिलियम रॉकफोर्टी स्प्रिंकल ऑन द चीज। अब इस चीज के ऊपर पेनिसिलियम रॉकफोर्टी को ऐसे छिड़क देते हैं और फिर इसको रखते हैं लगभग 60 to 90 डेज फर्मेंट होने के लिए, राइपन होने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर उसके बाद ये इस टाइप की चीज बन जाती है, जिससे ब्लू ब्लू फंगल ग्रोथ हो जाती है। इसमें भाई लोग खाते हैं। चलो लिखो, लिखे, कहां तक लिख लिया था, सॉलिड मासेस इज इक्वल टू कर्ड एंड लिक्विड जो हम रिमूव कर रहे हैं उसको कहते हैं वे। सॉलिड मासेस इज इक्वल टू कर्ड एंड लिक्विड रिमूव इज इक्वल टू वे। ठीक है, अब लिखिए फंगस स्प्रिंकल्ड ऑन चीज। फंगस स्प्रिंकल्ड ऑन चीज, क्या कर रहे हैं हम, कर्ड के ऊपर, चीज के ऊपर इस फंगस को छिड़क रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं। एंड चीज इज एज फॉर, एज या फिर रखी जाती है एजेड फॉर 60 to 90 डेज। ठीक है, अब लिखिए ब्लू वेन्स ड्यू टू फंगल ग्रोथ। अब इसके ऊपर जो ब्लू ब्लू कलर का फ्रैक्चर आ रहा है वो किसके वजह से है। अब आपको अगर एक डायग्राम में बना के दें स्विस चीज और रॉकफोर्टी चीज, तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, जिसमें बड़े बड़े होल है वो, और जिसमें ब्लू कलर के फंगल ग्रोथ है। ठीक है, अब लिखिए कैमेम्बर्ट चीज, ये है कैमेम्बर्ट चीज। देखिए फोटो इसकी, कैमेम्बर्ट चीज। कैमेम्बर्ट चीज बनती है, लिखिए इट इज मेड फ्रॉम काउज मिल्क। इट इज मेड फ्रॉम, और इसमें कौन सा फंगस यूज होता है, फंगस यूजेस पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, पेनिसिलियम, हाँ, और इसमें अब इनके नाम कहां से आ रहे हैं, जो फंगस यूज हो रहा है उसी के ऊपर इनके नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, तो कैम्बर्ट चीज में कौन सा फंगस यूज हो रहा है, कैम्बर्टी। ठीक है, अब इसका टेक्सचर कैसा रहता है, देखिए आपको देखने में समझ में किसी थोड़ा सा गिलगिला ऐसे सॉफ्ट स्लाइमी सा। तो इसका टेक्सचर कैसा रहता है, स्मूथ एंड गोई टेक्सचर, स्मूथ एंड गोई टेक्सचर रहता है कैम्बर्टी चीज का। इसमें लिखो फंगस रिलीजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो फंगस है, फंगस रिलीजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which break down protein. Fungus releases hydrolytic enzyme which break down cheese, fungus releases hydrolytic enzyme which break down cheese and soften cheese from inside, and SOFT, and soften cheese from inside, मतलब अंदर से ये चीज को मुलायम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने 3 तरीके की चीज के बारे में पढ़ा, स्विस, रॉकफोर्ट एंड, ठीक है, और तीनों में डिफरेंस समझ में आया। जो स्विस चीज थी उसमें बड़े बड़े होल्स किसकी वजह से थे, कार्बन गैस की वजह से, है ना। रॉकफोर्ट चीज ब्लू कलर की क्यों दिख रही थी, फंगल ग्रोथ की वजह से। उस फंगस का नाम क्या था, हाँ, और ये जो चीज है हमारी कैम्बर्ट चीज, ये सॉफ्ट और गोई क्यों है, ठीक है, सारे फंगस इनके याद हो गए। अब हम आते हैं ऑन ब्रेड। ब्रेड भी तो फर्मेंटेशन से बनती है, हेडिंग डालिए ब्रेड।
चलिए ब्रेड पे लिखिए ब्रेड फर्मेंटेशन, ब्रेड फर्मेंटेशन यूजेस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, बेकर्स ईस्ट। क्या यूज करते हैं ब्रेड के फर्मेंटेशन के लिए, बेकर्स ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या यूज होता है, सैक्रोमाइसिस कैरेवेसी। ठीक है, इसका नाम लिख लो। चलिए अब जब ब्रेड बनाते हैं तो जो उसका आटा होता है, जो उसका डो बनता है, उसमें क्या क्या रहता है, लिखिए डो इंग्रेडिएंट में क्या क्या रहता है, लिखा हुआ है, देखिए व्हीट, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, वाटर एंड ईस्ट। कौन सी ईस्ट, बेकर्स ईस्ट या फिर सैक्रोमाइसिस कैरेवेसी। चलिए लिख लिया इंग्रेडिएंट्स। अब लिखिए व्हीट हैज प्रोटीन, जैसे हम उस टाइम कर्ड फॉर्मेशन में मिल्क की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर व्हीट के अंदर प्रोटीन रहता है जिसका नाम होता है, लिखिए व्हीट हैज प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटेन। सुना है ग्लूटेन ना, आजकल लोगों को ग्लूटेन एलर्जी रहती है ना, तो लिखिए व्हीट हैज प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटेन। अब यहाँ ये ग्लूटेन मैश लाइक नेटवर्क बनाते हैं, तो लिखिए ग्लूटेन फॉर्म्स मैश वर्क, ग्लूटेन फॉर्म मैश वर्क। मैश वर्क मतलब ऐसे जाल जैसा डो में वो प्रोड्यूस करता है, ग्लूटेन फॉर्म मैश वर्क। ठीक है, अब लिखो ईस्ट, ईस्ट परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब शुगर को ब्रेक करेगी, लिखिए शुगर, एरो बना के लिखो, शुगर को ब्रेक करके बना रही है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर को ब्रेक करके बना रही है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरीके के फर्मेंटेशन को कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ब्रैकेट में लिखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब जब इस डो को, इस आटे को बेक करते हैं तो क्या होता है, लिखिए बेकिंग, बेकिंग में क्या होता है, लिखो बेकिंग, बेकिंग के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स, उड़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको बेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस। आपने ब्रेड देखी है, उसमें ऐसे स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं रहता, वो पोरस रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस। अगर क्वेश्चन आए ईस्ट के फर्मेंटेशन पे क्या बनता है तो लिखोगे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सभी चीजों में पिज्जा, क्रोसॉन, डोनट्स, ये सब बनना सेमी प्रोसेस्ड होता है। मतलब क्या क्या यूज होता है, सैक्रोमाइसिस का यूज, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ये तीनों प्रोसेस इन सभी चीजों में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बताइए इडली डोसा बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, लैक्टिक एसिड, और जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको क्या कहते हैं, ये लैब क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बना रहा है। अब इसके बाद स्विस चीज के लिए कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे थे, स्विस चीज, शर्मेनी थी एक, है ना, नहीं बेटा, नहीं बेटा, सब आपका मिक्सचर हो गया।
प्रोपिनोबैक्टीरियम शेयर में नहीं बताया ना। और ये क्या फॉर्म करती है, इस चीज बनने में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या कॉज करती है, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होल्स फॉर्म हो जाती है चीज में, है ना। फिर रॉकफोर्ड जो था वो कौन सा माइक्रोब यूज कर रही थी, पेनिसिलियम रॉकफोर्ड। ये क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी ना, जो अल्टीमेटली क्या बना रही थी, ब्लू कलर की वेन्स दे रही थी हमारी चीज को, ठीक है। फिर कैम्बर्ट जो था उसने कौन सा फंगस, ये कौन सा माइक्रोब यूज किया, ये भी एक एंजाइम रिलीज कर रही थी जो हमारी चीज को कैसा टेक्सचर दे रही थी, गोई एंड सॉफ्ट, है ना। ब्रेड में कौन यूज हो रहा था, बेकर्स यीस्ट, जिसको क्या कहते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये इसकी वजह से इसका जो डो था ये ऊंचा हो जा रहा था, मतलब सॉफ्ट, जैसे कि एयर भरी हो। और ब्रेड को कैसा नेचर दे रहा था, बेक करने पे सॉफ्ट एंड पोरस, ठीक है। तो ये सब याद रहेगा, सिर्फ हमको मेन यही याद करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। अब हमने किस तरीके से हम माइक्रोब्स की हेल्प से, किस तरीके से हम इनकी फर्मेंटेशन से, कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं, उससे क्या बन रहा है, हमने चीजें बना ली, ठीक है। अलग अलग चीजों का बनना देखा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट किस तरीके से, ठीक है, ये सब बनाते हैं इन्हीं से, बेकर्स यीस्ट से। उन्होंने कहा आपको पता होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल भी बनाते हैं, है ना, खूब दिन तक फर्मेंट करते हैं फ्रूट्स को, फिर उससे अल्कोहल बनते हैं। यही बताया कि पहले के लोग ये सब चीजें, मतलब ये बहुत ओल्ड प्रैक्टिस है फर्मेंटेशन की, ठीक है। अब पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन। अब किस तरीके से चीजों को खराब होने से इन माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग बचाते हैं। तो हेडिंग डालिए फूड प्रिजर्वेशन। अब फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब जो है शुगर को या तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं या तो एसिड में, है ना। कर्ड वाले में हमने एसिड पढ़ा था, ब्रेड वाले में हमने अल्कोहल पढ़ा था। तो लिखिए इन फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रोब कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड। इन फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रोब्स कन्वर्ट, in fermentation process microbe convert sugar into alcohol or acids. देखिए fermentation increases shelf life, fermentation increases shelf life, fermentation increases shelf life by producing acid or alcohol that inhibit, by producing acid or alcohol that inhibit harmful microbial growth, that inhibit harmful microbial growth। समझ में आया पॉइंट कि फर्मेंटेशन की वजह से ये जो चीजें हैं, अल्कोहल बनने की वजह से या एसिड बनने की वजह से चीजों की शेल्फ लाइफ, मतलब अगर कोई चीज 5 दिन में खराब होने वाली है, इसकी 5 दिन की शेल्फ लाइफ है, तो ये प्रोसेस से हम इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा के शायद 1 महीने कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलिए।
अब देखिए वाइन मेकिंग की मैं पूरी प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, बस एक रिएक्शन बता दे रही हूँ जो आप लिखो। तो लिखिए वाइन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, ग्रेप्स कलेक्ट किया, उन्हें क्रश किया, फिर फर्मेंट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, फिर ईस्ट यूज होता है। ये लिख लो कि वाइन प्रोडक्शन में भी हम ईस्ट का यूज करते हैं, साइकोमियस कैरेबेसी, ठीक है। और क्या होता है, शुगर कन्वर्ट होती है इनटू एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला लिखो C6H12O6, C6H12O6 give rise to 2CH2 2C2 2C2H5OH 2C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2। लिखा नहीं है क्या, लिखा है कि नहीं लिखा है ठीक से वो, शुगर इज इक्वल टू एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस करके इन्होंने बताया। लिखा है ना सही, नीचे लिखा है ना 2C2, है ना। ये तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतना तो कर ही ले रहे होगे। चलो अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के क्या क्या फायदे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, अब लिखिए पहला फायदा है एनहांसेस फ्लेवर, ये चीजों का स्वाद बढ़ा देता है फर्मेंटेशन, एनहांसेस फ्लेवर। सेकेंड लिखो प्रिजर्व फूड विदाउट रेफ्रिजरेशन, बिना फ्रिज में रखे हुए ये चीजें खराब नहीं होती। प्रिजर्व फूड विदाउट रेफ्रिजरेशन। थर्ड लिखिए प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, ब्रैकेट में लिखो प्रोबायोटिक्स, ब्रैकेट में लिखो प्रोबायोटिक्स। तुमने टॉडी के बारे में सुना? टॉडी क्या एक और चीज कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ। तो गर्मी में बहुत सारी चीजें डाल करके उस पानी को फर्मेंट करते हैं, साउथ में बहुत यूज होता है। आपके यहाँ भी वाटर बनाते हैं, वो तो डिटॉक्स होता है जैसे तुम बता रही हो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, साउथ में बहुत यूज करते हैं वो लोग, फर्मेंट करते हैं उस पानी को और फिर पीते हैं, तो इससे उनका गट बहुत अच्छा रहता है। नाम ही नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, समझ में फर्मेंटेशन से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फायदे हैं। अब देखिए टॉडी क्या होती है, लिख लो TODD टॉडी। टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया, अपने इंडिया के साउथ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है टॉडी, TODD, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया। और ये किससे बनती है, पाम ट्री से। मेड बाय फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम ट्री, मेड बाय फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम ट्री। तो मेन आपको इस टॉपिक में ये याद करना था बस कि कौन सा सैप ऑफ पाम ट्री, ठीक है, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस फूड के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ये इस फूड का प्रोडक्शन कैसे करा रहा है, ये हमको ये तीन नई चीज करनी थी। तो ये कॉलम बना लेना, क्लियर है टॉपिक। चलो बताओ आंसर। क्या बोल रही हो, बोलो। ये और इसका ब्रेड स्विस चीज का, इसका बताओ। इसका बताओ, स्विस चीज का है फर्स्ट, सी का फर्स्ट, नहीं ब्रेड का फर्स्ट है, सी का 4, ठीक है। देखो ना क्या घबरा जाते हैं, अभी हम तुमको MBBS की डिग्री थोड़ी देते हैं, अभी क्या घबराने की बात है। कंफ्यूज हो रही थी भाई। माइक्रोवेव्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये क्या क्या यूज होता है,
योगर्ट बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए, पिकल्स अचार बनाने के लिए, ये सब में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज होता है। चलिए बस ये हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट का माइक्रोब्स कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर में यूज होने वाले माइक्रोब्स के बारे में। एक बार आप लोग रिवाइज कर लो ये। कल मैंने पीडीएफ भेजी थी एचआई वाली, देखी थी एचआईवी वाली? ये यहाँ कोचिंग से मिलती है पीडीएफ? मिलती है हर चैप्टर की? तो वो यूजफुल हो तो मैं आपको सेंड करूं, या तो ये इतने नोट्स काफी हो? इसमें तो सब कुछ ही लिखा दिया है मैंने। चलो पहले रीड करते हैं फिर लिखाएंगे। चलिए तो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोब्स इन फार्मिंग। फार्मिंग में क्या क्या यूज होता है। अब आपको याद है हमने बात करी थी एग्रोकेमिकल्स के बारे में, मतलब ऐसे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब। अब मैंने आपको ये भी बताया था, क्या हुआ, मैंने ये भी बताया था कि ये केमिकल्स बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं फार्मर्स के लिए, हर फार्मर ये अफोर्ड नहीं कर पाता। तो देखो agrochemicals too expensive for farmer to afford. Yield cannot be increased further with existing variety using formulation. मैंने ये भी बताया था कि आप इस केमिकल्स के बेस पर हो सकता है कि 10 kg की जगह 100 kg चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर 100 से ऊपर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो इनका आउटकम भी लिमिटेड है ना, कि हम इतने हद तक ही हेल्प करेंगे। एग्रोकेमिकल कॉज इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इन केमिकल्स की वजह से ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को बहुत इश्यूज देखने मिल रहे हैं। अब इस अल्टरनेटिव टू एग्रोकेमिकल है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज करने की जगह हम फार्मिंग को ऑर्गेनिक बनाएंगे, ठीक है। कैसे, चलिए भी बात करते हैं। हेडिंग डाल दो, माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर यूज। microbes in agriculture use. ठीक है, चले आगे। चलिए देखिए माइक्रोब्स इन फार्मिंग क्या क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। क्या है लिखिए, फार्मिंग में क्या दो आएंगे, पहला लिखना बायो कंट्रोल एजेंट, दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स। चले आगे। बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, माइक्रोब यूज इन कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, ऐसे माइक्रोब जो हम यूज करें किस लिए, बीमारी से और पेस्ट से अपने प्लांट को बचाने के लिए, लाइक इंसेक्टिसाइड्स, है ना, पर दीज आर ऑर्गेनिक। हो गया। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट पहला हमने बता दिया क्या करते हैं, है ना, हमारे पेड़ को खराब होने से बचाते हैं फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन एंड नॉट ऑन केमिकल। अब ये कैसे बने रहते हैं, नेचुरल कॉम्पोजिशन है, नेचुरल चीज से बेस बने होते हैं, ना कि केमिकल। तो लिखिए नेचुरल प्रिडेशन या नेचुरल कंपोजिशन, नेचुरल प्रिडेशन या नेचुरल कंपोजिशन। चले, do not cause
pollution to our environment. ठीक है, ये हमारे environment को pollute नहीं करते. Do not eradicate pest but keep them under manageable level. अब ये मार नहीं रहे पेस्ट को, बस वो इतना लेवल में रखते हैं कि वो प्लांट को हार्म ना करे. ठीक है, तो क्या हमने समझा इसमें, ये किल नहीं कर रहे हैं, ये बस उनको मैनेजेबल लेवल पे रख रहे हैं. ठीक है, keep them in under manageable level. हो गया ये. जब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जो एक केमिकल है ना, तो वो क्या करता है, वो हार्मफुल पेस्ट के साथ जो बेनिफिशियल स्पीशीज हैं, जो प्लांट को फायदा पहुंचा रही है, उनको भी किल कर देती है. ये तो नहीं आप अगर इंसेक्ट को मारने के लिए कोई दवा डालेंगे तो वही इंसेक्ट मरे, वही पेस्ट मरे. उसके साथ कुछ ऐसे भी पेस्ट होते हैं जो प्लांट के लिए क्या रहते हैं, बेनिफिशियल. कुछ ऐसे जैसे अर्थवर्म सुना है आपने, और भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होती है जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती है. तो जब हम ये स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स, ये सबको किल कर देता है, हार्मफुल प्लस बेनिफिशियल. और जब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या करता है, पेस्ट इन कंट्रोल एंड हार्मफुल पेस्ट को बेनिफिशियल स्पीशीज फीड्स ऑन पेस्ट. मतलब ये हार्मफुल स्पीशीज प्लांट की जगह किस पे फीड करने लगती हैं, हार्मफुल स्पीशीज इन्हीं पेस्ट पे डिपेंडेंट हो जाती है फॉर फूड इंस्टेड ऑफ प्लांट. इसका भी डिटेल हम समझा रहे हैं आगे, लिखा है कुछ, बस इतना ही. देखिए, हार्मफुल पेस्ट बेनिफिशियल फीड ऑन पेस्ट. अब बेनिफिशियल स्पीशीज ही इन हार्मफुल पेस्ट के ऊपर फीड करके इनको किल कर देती है. समझ में आया, फीड ऑन इन्हीं पेस्ट के ऊपर ये बेनिफिशियल स्पीशीज खाने लगती है इनको. तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, इनके लेवल मैनेज करे जा रहे हैं, इनको किल नहीं कर रहे हैं, बस इनको इतने लेवल पे रखा जा रहा है कि हमारे प्लांट को क्या नहीं कर सके, हार्म ना कर सके. ठीक है, तो अगर बायो कंट्रोल फर्टिलाइजर एजेंट की बात की जाए और अगर पेस्टिसाइड की बात करी जाए, तो डिफरेंस क्या है, एक नेचुरल है, एक केमिकल बेस्ड है. एक हार्मफुल है, एक किल कर रहा है बेनिफिशियल प्लस हार्मफुल पेस्ट को, एक किल कर रहा है या मैनेज कर रहा है ओनली मैनेज द लेवल ऑफ पेस्ट इतने लेवल पर कि दे आर नॉट हार्मफुल फॉर प्लांट. ठीक है, अब बैक्टीरिया एज बायो कंट्रोल एजेंट. अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. अब बीटी कॉटन याद है ना आप लोगों को, आगे पढ़ रहे हैं, इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं. अब हमने पढ़ा था ये बीटी टॉक्सिन बीटल के ऊपर इफेक्टिव था, डिप्थेरिन्स मतलब अलग अलग चीजों के ऊपर ये बीटी टॉक्सिन इफेक्ट डाल रहा था. मैंने बताया था ना, अलग अलग टाइप के बीटी टॉक्सिन है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं. ठीक है, अब फंगाई एज बायो कंट्रोल एजेंट. अब ऐसे कौन से फंगस हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हेल्प करते हैं. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा. चलो सीधे लिखो, मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं. होली कितनी तारीख को है, उसके पहले भी कुछ रहता है ना, होली का दहन वगैरह, उसकी छुट्टी रहती है यहाँ. तो मतलब आप लोग छुट्टी लेंगे होली में? चार को है. चलो हेडिंग डालो, बैक्टीरिया एज बायो कंट्रोल एजेंट. ये मेरे को फिर से पढ़ाना नहीं था, पर चलो. बैक्टीरिया जो यूज होता है हमारे बीटी कॉटन में, वो कौन सा रहता था, बैसिलस ट्यूरिनजेंसिस. ठीक है, तो बैक्टीरिया यूज लिखिए, बैसिलस ट्यूरिनजेंसिस. और ये बीटी क्या प्रोड्यूस कर रहा था, क्राई प्रोटीन याद है, इट प्रोड्यूसेस क्राई जीन
क्राइजीन प्रोड्यूस कर रही थी बीटी टॉक्सिन, बस एरो बना के लिखो, क्राइजीन एरो बना के लिखो, प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन, एंड ये क्या कर रहा था बीटी टॉक्सिन, लाइसिस इन मिडगट ऑफ insects, lysis in midgut of insect. अब लिखिए फंगस यूज इन फंगस एज बायो कंट्रोल एजेंट, फंगस या फंगाई एज बायो कंट्रोल एजेंट, फंगाई एज बायो कंट्रोल एजेंट। फंगी का नाम लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए ट्राइकोडर्मा, एग्जाम्पल लिखिए ये रहा ट्राइकोडर्मा। क्या एग्जाम्पल है, ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा क्या होता है लिखिए, इट इज अ कॉमन सॉइल फंगस, ये कॉमनली सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ये एक फंगस है जो रेत में सॉइल में प्रेजेंट रहता है, कॉमन सॉइल फंगस। इट इज यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट। इट कंट्रोल प्लांट पैथोजेनिक फंगाई, इट कंट्रोल प्लांट पैथोजेनिक फंगाई। तो मेन ट्राइकोडर्मा का काम क्या है, ऐसे फंगस को वो किल कर देता है जो प्लांट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, ठीक है, ये कॉमनली ट्राइकोडर्मा कॉमन फंगाई है जो सॉइल में मिलती है, और ये दूसरे पैथोजेनिक फंगाई जो प्लांट के लिए नुकसानदेह हैं, जो हार्मफुल है, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। अब ये फंगाई नीमाटोड जो रहते हैं ना, स्मॉल स्मॉल हमारे नीमोटेडिक ऑर्गेनिज्म, इनमें भी इफेक्टिव लिखते हैं। तो लिखिए फंगाई अगेंस्ट नीमाटोड्स, फंगाई अगेंस्ट नीमाटोड्स। कैसे करते हैं, लिखो फंगाई प्रोड्यूस टॉक्सिन विच डिस्ट्रॉय नीमाटोड एग्स, फंगाई प्रोड्यूस टॉक्सिन विच डिस्ट्रॉय नीमाटोड एग्स एंड देयरफॉर रिड्यूस प्लांट डैमेज। अब जब एग ही डिस्ट्रॉय हो गए तो नीमाटोड्स ग्रो ही नहीं होंगे और प्लांट को डैमेज ही नहीं करेंगे। ये कौन कर रहा है, फंगाई। अब हेडिंग डालिए वायरसेस एज बायो कंट्रोल एजेंट, वायरसेस एंड बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्यूलो वायरसेस, ये लिखा हुआ है बैक्यूलो वायरसेस। बैक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ये नाम लिखिए बैक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, एनपीवी। ठीक है, एनपीवी। अब ये किस पे अटैक करता है, लिखिए दीज आर यूज्ड अगेंस्ट, ये दिख नहीं रहा, चश्मा लगा है? अच्छा इसमें नहीं दिख रहा, ये क्यों नहीं दिख रहा, मुझे लगा तुम्हें यहाँ मेरे चश्मा लगा हुआ यार, नहीं दिख रहा। क्या कर सकते हैं इसमें, अभी भी नहीं दिख रहा है, वो वाइट है ना, लाइट बेस नहीं दिख रहा। इस वजह से तो ऐसा स्काई ब्लू वाइट नहीं होगा ना। ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद देखेंगे, दिखेगा तो ठीक है। चलो, तो क्या पढ़ा हमने, बैक्यूलो वायरस, ये क्या करते हैं, किस पे अटैक करते हैं, एक मिनट रुकिए बता रही हूँ। लिखो बैक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, एनपीवी, These are used against insects and arthropods। ये किसके अगेंस्ट यूज करे जाते हैं, इंसेक्ट्स एंड ऑर्थोपोड को किल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, यूज अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड
ऑर्थोपोड्स। अब ये बड़े ही होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट और ऑर्थोपोड को ही मारेंगे और किसी को नहीं किल करेंगे। तो लिखिए वेरी होस्ट स्पेसिफिक। ये कैसे होते हैं, वेरी होस्ट स्पेसिफिक, डू नॉट हार्म वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स एंड नॉन ऑर्थोपोड्स। डू नॉट हार्म वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स एंड नॉन ऑर्थोपोड्स। समझ में आया? ये वायरस सिर्फ जो हार्मफुल चीजें जिससे प्लांट को बचाना है इंसेक्ट से और ऑर्थोपोड से सिर्फ इन्हें किल करेगा, बाकी कुछ भी आए तो उनको किल या डैमेज। तो इसीलिए कैसा है, होस्ट स्पेसिफिक, जिस पे अटैक करना है उसी पे अटैक करेगा बस। अब लिखिए, एक नीट के हिसाब से स्टार करके लिखिए, बैक्यूलोवायरस आर एक्सीलेंट फॉर, बैक्यूलोवायरस आर एक्सीलेंट फॉर, तो ये दिख रहा है ना, कोई वाला नहीं दिख रहा बस। बैक्यूलोवायरस आर एक्सीलेंट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये एक सेफ तरीका है मैनेज करने का, पेस्ट कंट्रोल करने का, कोई एनवायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा, और जिस चीज को किल करना है सिर्फ वही किल हो रही है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या लिखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक अप्रोच है पेस्ट मैनेजमेंट का, मतलब इसमें इतना ज्यादा फाइनेंशियल वो भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, एक इकोनॉमिक वे है, फाइनेंशियल फ्रेंडली वे है, जिससे हम पेस्ट को, ऐसी चीज को जो हमारे प्लांट को हार्म कर रहे हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे अप्रोच रहते हैं, और ये बैक्यूलोवायरस जिसके बारे में बात करिए, दीज आर डिजायरेबल फैक्टर फॉर IPM, मतलब ये बहुत अच्छे से पेस्ट को मैनेज करते हैं। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है, ये पता लगाना कि जो पेस्ट किल कर रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसका इंटरेक्शन कैसे, कैसे इन्वायरमेंट में वो कुक रहता है, मतलब हमको पेस्ट के बारे में जब सारी डिटेल होंगी तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आइडिया भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया इज बायो कंट्रोल एजेंट, फंगाई इज बायो कंट्रोल एजेंट, वायरसेस इज बायो कंट्रोल एजेंट। अब हेडिंग डालिए एनिमल एज बायो कंट्रोल एजेंट, एनिमल एज बायो कंट्रोल एजेंट। हो गया ये, देखिए एनिमल एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें पहला लिखिए लेडी बर्ड, लेडी बर्ड ये लिखा हुआ है, लेडी बर्ड। ये क्या करती हैं, एफाइट्स जो है, छोटे छोटे कीड़े एफाइट्स, इनके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, तो लिखिए लेडी बर्ड फीड्स ऑन एफाइट्स, फीड्स ऑन एफाइट्स, these feeds on aphids, feeds on aphids, ये नेचुरल प्रीडेटर है, लिखिए these are natural predator and protects crop, natural predator and protects crop। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बायो कंट्रोल एजेंट्स बताना चाह रही हूँ, ऐसा नेचुरल वे जिसमें हम केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं और हमारे पेड़ को पेस्ट से, हार्मफुल सब्सटेंस से बचाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेडी बर्ड समझ में आया, ये किस पे अटैक करती है, एफाइट्स पे, और प्लांट को हार्म होने से बचाती है। अब दूसरा लिखिए ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई ये किस पे अटैक करती है, मॉस्किटो पे। ड्रैगन फ्लाई फीड्स ऑन मॉस्किटोज। हो गया, तो हमने क्या क्या पढ़ा एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, देख के बताओ, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, देख के बताओ क्या लिखा है। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, based on natural competition which does not use chemicals।
ऐसे नेचुरल चीजें जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं बिना केमिकल के यूज के, और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा पढ़ा? बीटी टॉक्सिन, है ना, जो कि क्राइजीन प्रोड्यूस कर रही है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अलग अलग बीटी टॉक्सिन, अलग अलग क्राइजीन रहती है जो अलग अलग इंसेक्ट्स पे अटैक करती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा फंगाई, है ना। फंगाई में क्या पढ़ा? ट्राइकोडर्मा। ये क्या करता है? एक तो नीमाटोड्स के एग पे भी अटैक करता है और ऐसे फंगस को भी किल करता है जो प्लांट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वायरस। वायरस कौन सा पढ़ा? एनपीवी। उसका कौन नाम क्या था? पैक्यूलो वायरस। ये क्या कर रहा था? इंसेक्ट्स एंड ऑर्थोपोड्स को किल कर रहा था, बाकी किसी भी चीज पे, वर्टिब्रेट्स पे, नॉन ऑर्थोपोड्स पे, प्लांट्स पे अटैक नहीं कर रहा था। ये होस्ट स्पेसिफिक है, तो ये सिर्फ जो होस्ट है उसी को किल कर रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा एनिमल्स। एनिमल में पढ़ा लेडी बर्ड एंड लेडी बर्ड किसको किल कर रही थी? एफाइट्स को, और ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट समझ में आए? ऐसे एजेंट जो बायोलॉजिकली नेचुरल वे में पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स। बायो कंट्रोल एजेंट समझ में आया पूरा? अब हेडिंग डालिए बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर का काम क्या है? प्लांट की न्यूट्रिशनल, सॉइल की न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाना। तो बायो फर्टिलाइजर क्या करेंगे? माइक्रोब्स दैट एनहांसेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ऐसे माइक्रोब जो सॉइल का न्यूट्रिएंट क्वालिटी, मतलब उसमें रहने वाले जो न्यूट्रिएंट है उसका लेवल बढ़ाए, इसको कहते हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, तो बायो कंट्रोल एजेंट पेस्ट कंट्रोल में, बायो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है सॉइल के बढ़ाने के लिए यूज होता है। अपने नाम से ही दोनों बता रहे हैं, कंट्रोल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखिए, अब लिखिए बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं? इसमें फर्स्ट लिखिए राइजोबियम। फर्स्ट लिखिए राइजोबियम। The first one is rhizobium. राइजोबियम के ब्रैकेट में लिखिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। Symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो लिखो इसमें, ये राइजोबियम कहाँ मिलता है? फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दीज आर फाउंड इन रूट नोड्यूल्स, फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम कहाँ मिलता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में हमको मिलता है राइजोबियम। ठीक है, और ये पता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता था? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है ना। तो एक बैक्टीरिया अगर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है, मतलब बैक्टीरिया का भी कुछ फायदा है और प्लांट का भी कुछ फायदा है। तो लिखिए फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट रूट्स। ये क्या करता है? फॉर्म्स symbiotic association, forms symbiotic association with plants root। और क्या करता है? लिखिए फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम क्या करता है? फिक्सेस
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब N2 को कन्वर्ट करता है NH3 में, N2 को कन्वर्ट करता है NH3। इस फॉर्म में यूजेबल नहीं है पर NH3 के फॉर्म में यूजेबल है। और प्लांट क्या देता है, फंगस ने ये सब काम किया, सॉरी बैक्टीरिया ने ये सब काम किया, तो प्लांट क्या कर रहे हैं लिखिए, प्लांट प्रोवाइड फूड टू बैक्टीरिया, प्लांट प्रोवाइड फूड टू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। तो सिम्बायोटिक रिलेशन कैसा हुआ, ये बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है और प्लांट बैक्टीरिया को खाना दे रहा है। समझ में आया? दूसरा लिखो एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम समझ में आया एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब लिखिए एज़ोटोबैक्टर। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, लिखिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल, free living bacteria in soil do not form nodules, fixes atmospheric nitrogen independently, fixes atmospheric nitrogen independently and increase soil fertility. अब हेडिंग डालो फंगी एज बायो फर्टिलाइजर। कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़ा हमने एज बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम है। अब हेडिंग डालो फंगाई एज बायो फर्टिलाइजर, फंगाई एज बायो फर्टिलाइजर। देखो उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर फिक्स कर रहे हैं, किस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको यूज कर सके। समझ में आया? और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में। ठीक है, ठीक है, फंगी एज बायो फर्टिलाइजर। इसमें फर्स्ट लिखिए माइकोरेजा, फर्स्ट है माइकोराइजा। अब फंगी और प्लांट के बीच में भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लिखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं फंगस, लिखिए इसको ग्लोमस भी कह रहे हैं। ठीक है, फंगस को क्या कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है ग्लोमस। लिखिए helps in absorption of phosphorus, water and mineral, helps in absorption of phosphorus, water and mineral, thus increase plant growth, thus increase plant growth, improves drought resistance, DROUGHT, improve drought resistant and protect against root pathogens। तो मेन काम जो हमारा माइकोरेजा कर रहा है ना, वो देखिए क्या कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार ना लिखो, फॉस्फोरस प्लांट तक पहुंचा रहा है। ठीक है, जैसे वो नाइट्रोजन कर रहे थे, फंगाई की तरफ फोस्फोरस प्लांट तक पहुंचा रहा है। ठीक है, फोस्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, तो फोस्फोरस को अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में क्लोज कर लो। तो आपको ये समझ में आया माइकोराइजा?
ये फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन प्लांट में बढ़ा रहा है और इस तरीके से प्लांट को सूखे पड़ने पे जल्दी से मुरझाने नहीं देता और प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अब लिखिए दूसरा माइक्रोरिजा के बाद साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर। तो लिखो साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल लिखो, एनाबिना एजोला एंड नॉस्टॉक, ये दोनों एग्जांपल हैं साइनोबैक्टीरिया के। ठीक है, और ये दोनों काम क्या करते हैं, दिस ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे हमने वो बैक्टीरिया की बात करी, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि फिक्स करें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, ये कॉमनली कहाँ यूज होते हैं, लिखिए एनाबिना नॉस्टॉक आर कॉमनली यूज इन पैडी फील्ड। जैसे चावल जहाँ उगता है ना, मतलब ऐसी फील्ड देखिए ना पानी भरा रहता है जहां पर, तो दीज आर यूज इन पैडी फील्ड। ऐसी सॉइल में जहां पर बहुत पानी रहता है, ऐसे कुछ होते हैं ना पेड़ जो पैडी फील्ड में, जैसे चावल कैसा, इसकी खेती कैसे उसमें होती है, हमेशा पानी में भरी रहती है। तो ये इस जगह पे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो लिखिए कॉमनली यूज इन पैडी फील्ड एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या है, लिखिए साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी। तो साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइस की कल्टीवेशन में। ठीक है, अगर पूछा जाए राइस कल्टीवेशन के लिए कौन सा बायोफर्टिलाइजर बेस्ट है, तो इट इज साइनोबैक्टीरिया। कौन से, एनाबिना एंड नॉस्टॉक। अब कुछ कॉमर्शियली अवेलेबल बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बाजार में कौन से बायोफर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। लिखिए, ये लिखो राइजोबियम, ये 3 है, लिखो क्या इसको, देख लो। चलो ये 3 पेज और है एनसीईआरटी के, इसको मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ, समझा देती हूँ। लिखा है तो इसी में रीड करते हैं। ये क्या लिखा है, बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है, बायो कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकली नेचुरली एग्जिस्टिंग चीजों से किस तरीके से पेस्ट का कंट्रोल किया जाए। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल। अब मॉडर्न सोसाइटी में पेस्ट कंट्रोल किसके हेल्प से होता है, केमिकल्स के हेल्प से। ठीक है, these chemicals are toxic and extremely harmful to the human being and animal alike and have been polluting the environment. अब ये केमिकल लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट के लिए, इंसान के लिए, जानवर के लिए, सबके लिए क्या है, टॉक्सिक है, हार्मफुल है। Our soil is also polluted through our use of pesticides to remove weeds. अब इन फर्टिलाइजर से, केमिकल फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, वीडीसाइड से हमारी सॉइल भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है, इसका सुनिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज की क्या है। इन एग्रीकल्चर देयर इज मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट that relies on natural predation rather than including chemical. A key benefit of these organic farming is that biodiversity further. इन्होंने कहा कि अब हमारे नेचर में वही चीजें से बोला, कुछ ऐसे बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो ये काम बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए कर सकते हैं। ठीक है, a key belief of organic farming is that biodiversity further help. The more variety of landscape has, the more sustainable it is.
The organic farming therefore works to create system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept for manageable level complex system. ठीक है, इन्होंने कहा कि हम बायोडाइवर्सिटी मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें हम नेचुरली क्या करें, पेस्ट को ना किल करके उनको एक वही जो है समझे ऑप्टिमल लेवल पे ले आए कि जिसमें वो हार्मफुल ना हो, प्रेजेंट है पर हमारे खेती बाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सके. ठीक है. Contrary to the conventional farming practice which often use chemical to keep both the useful. यार ये जो अंदाज है पूरा बन लिखा है, ये अपोजिट है केमिकल फार्मिंग के, क्योंकि केमिकल फार्मिंग जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग उसमें बेनिफिशियल पेस्ट बेनिफिशियल एनिमल हार्मफुल के साथ चले जाते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है सिर्फ वही किल होते हैं. ठीक है. देखिए, the organic farmer holds a view that eradication of the creature that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predator pests will depend upon them. ठीक है. इन्होंने कहा अगर आप पूरे ही सिर्फ हार्मफुल जो ऐसे बैक्टीरिया है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप इनको हटा दोगे तो एक्चुअली जो बेनिफिशियल वाले जो इनके फीड करते थे, जो इनको खाते थे, वो फिर अब आप ही के फूड पे डिपेंडेंट हो जाएंगे खाने के लिए. तो इनडायरेक्टली आप पूरा बैलेंस बिगाड़ रहे हैं अगर आप हार्मफुल है इनको दोनों को किल कर रहे हैं. तो thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide. Important part. ठीक है. अब इन्होंने कहा कि बायो कंट्रोल या बायो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उस पर्टिकुलर पेस्ट की लाइफ साइकिल, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, किस चीज से उसको इफेक्ट पड़ता है, किससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उसका सब A to Z जानना पड़ेगा अगर हमको बायोलॉजिकली ये पेस्ट कंट्रोल करना है तो. ठीक है यार, ये रीड कर लेना, वही है जो मैंने पूरा पढ़ा दिया, साइनोबैक्टीरिया, और ये देखो पूरा वही है एनसीईआरटी का. देखो ग्लोबस हमने सब पढ़ चुका है, एनसीईआरटी का बस पैराग्राफ है. ठीक है. तो हमने आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक तो हाउस होल्ड वाले माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कर्ड फॉर्मेशन, वाइन फॉर्मेशन, ब्रेड फॉर्मेशन, चीज फॉर्मेशन, डोसा, इडली, अलग अलग चीजें इसके बारे में पढ़ा. और उसके बाद क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर में आए हम बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा. अब इंडस्ट्रियल यूज में ये माइक्रोब कैसे हेल्प करते हैं, कैसे ये माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. इस चैप्टर के भी कौन से क्वेश्चंस, फार्मिंग वाले और हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाले आज एमसीक्यू आपको डालेंगे. ठीक है. अनिकेत, कल तुमने क्वेश्चन डाले थे? नहीं. हमने डाले, क्यों? कंप्लीट नहीं हुआ था, पर सब लोग डाला करो ताकि सबको क्वेश्चंस मिले. ठीक है. इतना तो मुश्किल नहीं, आजकल तो गूगल पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर नीट के. अब सर्च करो, थोड़ी मेहनत करो अपने लिए और बाकी लोगों के लिए. ठीक है.